हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पर, जिससे आपको पता चलेगा कि मेंटेनेंस के केसेज में क्या होता है। अभी मेंटेनेंस से बचने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाने चाहिए। इस पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है और आप उस कंटेंट को देखते भी हैं। लेकिन दोस्तों, उस कंटेंट में से कुछ कंटेंट तो प्रैक्टिकल होता है और कुछ कंटेंट बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल होता है, जो कि उपयोग में लाया ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप उसको मानते हुए उस तरह के उपाय करते हो तो आखिरी में आपको निराशा ही हाथ लगती है। तो आज का ये वीडियो आपको बहुत कुछ क्लियर कर देगा कि मेंटेनेंस से बचने के लिए कौन सी चीज़ चलेगी, कौन सी चीज़ नहीं चलेगी, और किस तरह से कोर्ट मेंटेनेंस को देखती है, मेंटेनेंस ऑर्डर किस प्रकार से किए जाते हैं। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो या किसी ऐसी जॉब में हो जहाँ पे आपकी सैलरी फिक्स्ड है, तो उस केस में किस तरह से कोर्ट ऑब्जर्व करती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट ये है, और मैं ये मानता हूं जिनके भी मेंटेनेंस केस चल रहे हैं उस हर एक व्यक्ति को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, जजमेंट को पूरा समझना चाहिए। दोस्तों, इस मामले के अंतर्गत ग्वालियर में पत्नी ने मामला फाइल किया था फैमिली कोर्ट में। अपने और बच्चे की तरफ से एक मेंटेनेंस केस फाइल किया था। इस मेंटेनेंस केस में फैमिली कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस का एक ऑर्डर किया। इसमें 2,000 रुपये पर मंथ वाइफ के लिए और 1,000 रुपये पर मंथ बच्चे के लिए ऑर्डर किया गया। अब जो पत्नी थी और जो बच्चा था, उन्होंने इस ऑर्डर के खिलाफ एक क्रिमिनल रिवीजन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 397 401 सीआरपीसी विद सेक्शन 19 सबसेक्शन 4 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट में फाइल करी, जहां पर उन्होंने इस मेंटेनेंस अमाउंट को बढ़ाने के लिए कोर्ट से प्रार्थना करी। अब कोर्ट ने सारे मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखा, और साथ ही जो हस्बैंड था वो सैलरीड पर्सन था, मतलब उनको फिक्स सैलरी मिलती थी, तो वो सैलरी स्लिप लगी हुई थी। उस सैलरी स्लिप को देखा। उस सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग जो उनकी ग्रॉस सैलरी थी वो अप्रॉक्स 68,000 थी, और उसमें से जो डिपार्टमेंटल डिडक्शन होते हैं वो माइनस होने के बाद जो सैलरी थी वो अप्रॉक्स 53,950 थी। अब जो पति था, पति ने वहां पर ये दिखाया हुआ था कि उसके ऊपर एक लोन चल रहा है, और उसका रीजन ये बताया हुआ था कि ये जो लोन है ये उसने शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए लिया था। अब कोर्ट ने इस तथ्य पर भी विचार किया। अब कोर्ट ने देखा कि भैया जो लोन लिया गया ये तो लिया गया 2022 में, और जो शादी हुई थी वो थी 2019 में। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता लोन कब लिया गया था, लेकिन इससे आपका जो कथन है वो तो झूठा दिख रहा है ना, आपकी इंटेंशन तो गलत साबित हो रही है। क्योंकि आप कह रहे हैं शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए मैंने लोन लिया था, शादी हो रही है 2019 में, लोन ले रहा हो 2022 में। तो ऐसी कोई भी चीज कोर्ट में नहीं बोलनी चाहिए जिसे आप खुद ही जस्टिफाई ना कर पाओ। तो यहाँ पे कोर्ट ने देखा कि भाई आपका ये जो तथ्य है जो आप कह रहे हैं गलत है। हालांकि इसके अलावा कोर्ट ने साफ साफ ये भी बोला कि इसमें आपको लोन की किसी भी प्रकार की डिडक्शन नहीं मिलेगी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। मतलब जो आपकी टोटल सैलरी आती है उसमें से जो आपकी वैधानिक कटौतियां हैं, लीगल डिडक्शंस हैं, डिपार्टमेंटल डिडक्शंस हैं, उनकी कटौतियां तो फिर भी स्वीकार्य हैं। लेकिन अगर आपकी कुछ स्वैच्छिक कटौतियां हैं तो वो किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। इस पर मैंने कई सारे लोगों को पर्सनली भी समझाया है और वीडियो में भी समझाया है। कई सारे लोग कुछ मिथ में रहते हैं, वो सोचते हैं मैं लोन ले लूंगा तो मैं मेंटेनेंस से बच जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ गाइडलाइंस हैं, और अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि भाई अगर आप लोन लेते हो तो आपका एक स्वैच्छिक डिडक्शन हो रहा है, उसमें ईएमआई जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस देते हुए आपकी सैलरी में से वो अमाउंट कम हो जाएगा तब मेंटेनेंस लगेगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया कि भैया जो डिपार्टमेंटल डिडक्शन है वही माने जाएंगे, और जो आपकी इन हैंड सैलरी आ रही है, जो आपकी हाथ में सैलरी आ रही है 53,950, मेंटेनेंस अमाउंट उस पर ही कैलकुलेट होगा। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई फैमिली कोर्ट ने इतना कम मेंटेनेंस कैसे बांध दिया, जब उनकी सैलरी स्लिप लगी हुई है, इतना अमाउंट रिकॉर्ड पे है, तो 2,000 और 1,000 बांधने का कोई मतलब नहीं है। पति के प्रति इस प्रकार की अनुचित सहानुभूति दिखाना बच्चे और पत्नी के फेवर में नहीं है। इस टिप्पणी को भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यहाँ पे किया, और सारे मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए जो पत्नी और बच्चे की तरफ से क्रिमिनल रिवीजन फाइल की गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और मेंटेनेंस को एनहांस कर दिया गया। पत्नी के लिए जो मेंटेनेंस लगाया गया था 2,000 पर मंथ, उसको बढ़ा करके 10,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया। बच्चे के लिए जो मेंटेनेंस अमाउंट लगाया गया था 1,000 पर मंथ, उसको बढ़ा करके 5,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया। तो अब इस पूरे जजमेंट से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो वहां पर ये सारी चीजें करके कि मैं अपने मम्मी पापा से अपने ऊपर केस करवा लूं। कई सारे लोग मुझे कहते हैं सर हमने आपकी वीडियो में देखा था, आपने बताया था कि मम्मी पापा से केस करा लो। वास्तव में मेरी ऐसी एक भी वीडियो नहीं है। मेरी वीडियो बहुत ज्यादा हो गई है, 1,500 से भी ऊपर 2,000 तक वीडियो पहुंचने वाली है, लेकिन ऐसी एक भी वीडियो नहीं है। अब होता क्या है, यूट्यूब पर तमाम प्रकार की वीडियो, आदमी 50 प्रकार की वीडियो अलग अलग जगह से देखता है तो कंफ्यूज जाता है किसकी वीडियो देखी। मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं है। मैंने हमेशा इस बात का खंडन किया है कि मम्मी पापा से आपको ऐसा केस करा के कोई फायदा नहीं मिलने वाला। उल्टा कोर्ट आपको नेगेटिवली देखता है। जब आप
एक मैट्रिमोनियल केस के अंदर ये बात बताते हो कि मेरे मम्मी पापा ने केस किया हुआ, उनको मैं इतना मेंटेनेंस दे रहा हूँ, कोर्ट को सब समझ में आता है क्योंकि कोर्ट रोज के 100-200 केस देख रही होती है आपके जैसे। तो इसलिए ये सारी चीजें करके बचना तो क्या ही है, हम उल्टा अपनी छवि को और खराब ही करते हैं। इसी तरह से लोन वाली बात भी है कि भाई मैं लोन ले लेता हूं तो मेरे को मेंटेनेंस में फायदा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं करना। उल्टा लोन लेने की जो आपकी फाइलिंग चार्जेज होते हैं और तमाम प्रकार के चार्जेज होते हैं वो, प्लस उसका जो इंटरेस्ट जाएगा वो उल्टा और आपका नुकसान है, उतने में आप मेंटेनेंस दे दोगे। तो इसलिए ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और कुछ जो किया जा सकता है प्रैक्टिकल लेवल पे, जिस पे अलग अलग वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, उनको आप कंसीडर कर सकते हो, बट इस प्रकार की चीजें आपकी नहीं चलने वाली हैं। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए अभी मैंने जो मामला बताया इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इसे पूरा भी जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल होकर ही चलना है, तभी आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।